गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सत्र 2021 और 22 में आपका स्वागत है। आज हम जिसका अध्ययन करेंगे उस विचारक का नाम है प्लेटो। प्लेटो एक यूनानी विचारक था। इसका हम थोड़ा सा जीवन परिचय देखते हैं। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्राचीन समृद्ध कुल में 428 से 27 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम अरिस्तोन और उसकी माता का नाम पेरिकतियोन था। उसके पिता अरिस्तोन की वंशावली एथेंस के प्राचीन राजाओं में होती हुई पोसीदन देवता तक पहुंचती थी और मातृकुल का संबंध एथेंस में सुप्रसिद्ध कानूनों का निर्माण करने वाले सोलन घराने से था। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लिस था। उसके जो कंधे भरे हुए और चौड़े थे, इसी कारण उसके व्यायाम शिक्षक उसे प्लाटोन कहा करते थे, क्योंकि प्लेटो शब्द का अर्थ ही होता है चौड़ा और चपटा। युवावस्था में ही प्लेटो क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत था। 18 से 20 वर्ष की आयु में प्लेटो सुकरात के संपर्क में आया। वैसे दोनों के व्यक्तित्व में बुनियादी अंतर था। इसके बावजूद सुकरात की शिक्षाओं ने प्लेटो को बहुत प्रभावित किया। प्लेटो उसका शागिर्द बना और उसके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुआ। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना, शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और विवेक पर बल दिया। सुकरात की मृत्युदंड की घटना ने प्लेटो पर गहरा प्रभाव डाला। इस घटना ने ही उसे प्रेरित किया कि जब तक शासक दार्शनिक, ज्ञानी और विवेकी नहीं होगा, तब तक राज्य का कल्याण संभव नहीं है। प्लेटो की रचनाओं में हम यदि देखें तो प्लेटो द्वारा रचित ग्रंथ लगभग 36 से 38 हैं, किंतु इनमें जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनकी संख्या जो है 28 है। रचना काल की दृष्टि से प्लेटो की समस्त रचनाओं को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसकी, एक तो रिपब्लिक, स्टेट्समैन एवं लॉज है। इसी प्रकार प्लेटो की जो चिंतन पद्धति है या उसने किस पद्धति में अपने विचार रखे हैं या किस पद्धति का अपना प्रयोग किया है, तो चिंतन के अनुसार प्लेटो ने अपनी बहुत सी पद्धतियों का प्रयोग किया है, जिसमें है द्वंद्वात्मक पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, स्वदेशात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, सादृश्यात्मक और ऐतिहासिक पद्धति। जो प्लेटो के सारे ग्रंथ हैं प्रश्नोत्तर शैली में लिखे हुए हैं और ये संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए होने के कारण ही उन्हें संवाद कहा जाता है। संवाद या द्वंद्वात्मक पद्धति चिंतन की वह प्रणाली है जिसके द्वारा प्रश्न और उत्तर या तर्क वितर्क के आधार पर किसी सत्य का अन्वेषण किया जाता है। इस पद्धति के द्वारा मस्तिष्क के विचारों को उत्तेजित कर उन्हें सत्य की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। प्लेटो ने द्वंद्वात्मक या संवाद शैली को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया था।
सुकरात ने अपना समस्त जीवन संवाद या वार्तालाप में ही व्यतीत किया था। उसके द्वारा इस शैली को अपनाए जाने का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना नहीं था, जितना कि अपने पाठकों को विचारशील बनाना था। इसी प्रकार प्लेटो ने अपनी इस द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग 3 उद्देश्यों के लिए किया है। एक तो सत्य की खोज के लिए, सत्य की अभिव्यक्ति के लिए, और तीसरा है सत्य को परिभाषित करने के लिए। द्वंद्वात्मक पद्धति की जो है आलोचना की गई है, क्योंकि इसके अंदर ये कहा गया कि इसमें उत्तर की अपेक्षा प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। प्रश्न अधिक पूछे गए, उत्तर कम दिए गए, और फलस्वरूप इस पद्धति से मस्तिष्क स्पष्ट होने की जगह भ्रमित हो गया, और अत्यधिक तर्क वितर्क से शंकाओं का समाधान नहीं अपितु बुद्धि उनकी वृद्धि होती है, और फलस्वरूप विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया, जिसे दार्शनिक पद्धति भी कहते हैं। इसके अंदर इस विधि के अंतर्गत जो दार्शनिक होता है, कुछ सिद्धांतों को या कुछ नियमों को आधारभूत मानता है, और वे इस प्रकार एक सामान्य सिद्धांत होते हैं जिनसे कुछ विशिष्ट निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस कारण इस पद्धति को सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली पद्धति भी कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्लेटो ने अपने चिंतन में किसी एक पद्धति का नहीं अपितु बहुत सी पद्धतियों का प्रयोग किया है। अब देखते हैं हम सुकरात पर प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव। प्लेटो के चिंतन पर तत्कालीन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों एवं पूर्वकालीन यूनानी दार्शनिकों के विचारों से वो प्रभावित होता है। सर्वप्रथम प्लेटो एथेंस की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ। प्लेटो के चिंतन में सर्वाधिक प्रभाव सुकरात का दिखाई देता है। प्लेटो का मत है कि प्लेटो का अपना कोई भी सिद्धांत नहीं है। उसने अपने सभी सिद्धांतों को अपने गुरु सुकरात से ग्रहण किया। सुकरात के निम्नलिखित सिद्धांतों का प्लेटो पर गहरा प्रभाव पड़ा। सबसे पहला एक तो सद्गुण ही ज्ञान है, और दूसरा है शासन एक कला है। तो सद्गुण और ज्ञान की अभिन्नता में विश्वास करता था प्लेटो, और ये कहता है कि सद्गुण और ज्ञान को हम अलग अलग नहीं कर सकते। व्यक्ति के आचरण से उसे संबंधित मानता था। जो मनुष्य के आचरण को प्रभावित नहीं करता वह उसके लिए निरर्थक है। रिपब्लिक का जो मुख्य आधार है वो है सद्गुण ही ज्ञान है। इसका तात्पर्य यह है कि संसार का समस्त ज्ञान आंतरिक अनुभवों अथवा कल्पना आदि से न होकर वस्तुपरक सत्य के रूप में होता है। और दूसरा इसका है शासन एक कला है। तो प्लेटो जो है शासन को एक कला मानता है, और प्लेटो ने सुकरात से ये विचार ग्रहण किया कि शासन संचालन, डॉक्टरी, नौचालन आदि की भांति एक कला है, और इसका ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ को ही शासन का अधिकार दिया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्लेटो की जो रचना है रिपब्लिक, वो किससे संबंधित है या वो किस पर लिखा गया ग्रंथ है, क्योंकि इसकी जो प्रसिद्ध रचना है उसे हम रिपब्लिक के नाम से जानते हैं। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो रिपब्लिक है एक शासन प्रणाली है, जबकि प्लेटो की पुस्तक का नाम रिपब्लिक है। तो ये रिपब्लिक इस एक शासन प्रणाली, प्लेटो के अनुसार एक शासन प्रणाली न होकर ये प्लेटो की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसे प्लेटो ने 40 वर्ष की अवस्था में लिखा था, और यही कारण है कि ये
इस पर इसकी परिपक्वता का और प्रौढ़ता का इस पर प्रभाव पड़ा है। शैली और विषय विविधता की दृष्टि से यह उसका बहुत ही अनूठा ग्रंथ है। आकार की दृष्टि से रिपब्लिक प्लेटो के अन्य सब ग्रंथों में सबसे बड़ा होते हुए ये लॉज से छोटा है। रिपब्लिक के नाम से हम कह रहे थे कि कुछ भ्रांति हो जाती है। आजकल जो है इस शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार की शासन प्रणाली या गणराज्य के लिए किया जाता है, किंतु प्लेटो ने इसका प्रयोग इन संकुचित अर्थों में नहीं किया है। उसने यूनानी भाषा में इसे पॉलिटिया का नाम दिया है, जिसका तात्पर्य है राज्य की शासन व्यवस्था या संविधान। तो प्लेटो की रिपब्लिक में राज्य की आदर्श व्यवस्था का उल्लेख है, न कि उसके नाम के लैटिन अनुवाद रिपब्लिका से सूचित होने वाले गणराज्यों की व्यवस्था का। रिपब्लिक में प्लेटो की नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का अपूर्व रूप देखने को मिलता है। इसे गणराज्य और न्याय का दोहरा शीर्षक प्राप्त है, किंतु इसका आधार इसे राजनीति विज्ञान या विधि शास्त्र का ही ग्रंथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। इसमें समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी समस्याओं का विश्लेषण या विवेचना की गई है। यह तो एक प्रकार से संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन है, क्योंकि सेबाइन ने लिखा भी है कि रिपब्लिक किसी एक प्रकार का शोध प्रबंध नहीं है और न ही यह राजनीति, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र या मनोविज्ञान इनमें से किसी एक का अंग है। यद्यपि इसमें यह सभी कुछ है और इससे भी अधिक, क्योंकि यह कला, शिक्षा और दर्शन को भी इसमें स्थान दिया गया है। अब हम देखते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य हैं, क्योंकि उसके समय में सुकरात को प्रजातंत्र शासन था और सुकरात को फांसी दी गई थी। तो सुकरात के मृत्युदंड ने उसके मनोमस्तिष्क पर इस प्रकार का प्रभाव डाला कि शासन व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथों में दी जानी चाहिए जिनके अंदर इतना विवेक हो कि वो सही और गलत का भेद कर सकें। इसी के लिए उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। रिपब्लिक में वह अपने आदर्श को किंचित मात्र भी न्यून नहीं करता। उसे केवल इस बात से संतोष है कि वह राज्य को एक आदर्श रूप में प्रदर्शित कर रहा है। नेटलशिप का यह कथन सही प्रतीत होता है। रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य का प्रारूप। तो सबसे पहले प्लेटो के आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य का संबंध क्या होगा। प्लेटो के आदर्श राज्य की उत्पत्ति, विकास के चरण, प्लेटो के आदर्श राज्य का आविर्भाव कैसे हुआ। आदर्श राज्य के निर्माणक तत्व 3 वर्ग होंगे। आदर्श राज्य की आधारशिला, न्याय, आदर्श राज्य के आधार स्तंभ, शिक्षा और साम्यवाद, और आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक शासकों के हाथों में। इसके बाद हम देखेंगे आदर्श राज्य का मूल्यांकन, आलोचनात्मक मूल्यांकन देखेंगे, और क्या प्लेटो का आदर्श राज्य एक काल्पनिक है, प्लेटो के आदर्श राज्य का व्यवहारिक आधार क्या है, और आदर्श राज्य की अवधारणा का महत्व। ये सब हम बेटा अगले क्लास के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।